बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज लेक्चर नंबर 21 और ऐसे सीरीज़ का लेक्चर नंबर 7 है। हम ऐसे राइटिंग की टेक्निक्स के एंड की तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। 2-3 लेक्चर्स में हम बेसिक जो टेक्निक्स हैं टू राइट ऐसे स्ट्रक्चर और 2-3 डेमोंस्ट्रेशन के साथ ये एक कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। इसमें कोशिश ये की गई है कि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर किया जाए और आपको आसान ज़बान में समझाया जाए मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स के बारे में जो एसे के हवाले से हैं। आज हम थीसिस स्टेटमेंट की बात करेंगे। थीसिस स्टेटमेंट के बारे में ये कुछ सीधा-सीधा बातें हैं और हर एक बात बहुत अहम है कि ये 1 या 2 सेंटेंसेस पे मुश्तमिल होती है। 1 सेंटेंस पे भी हो सकती है, 2 पे भी हो सकती है। अगर 1 पे होगी तो एक बड़ा सेंटेंस भी हो सकता है इसका। बेसिकली आसान ज़बान में थीसिस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि आपकी वो स्टेटमेंट जिसमें आप ये बताते हैं एग्ज़ामिनर को कि आप इस एसे में क्या करने जा रहे हैं। आप इसमें क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसा कि एक बंदा स्पीच शुरू करता है और स्पीच में वो ये कहता है तमहीद में कि मैं अपनी इस स्पीच में इस टॉपिक को टच करूँगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपका एग्ज़ामिनर समझ जाता है कि आप इसमें करने क्या लगे हैं। इसकी जो डेफ़िनिशन है उसमें आया जाए तो पॉइंट ये बनता है कि ये आपके एसे की एक समरी है। पूरा एसे का एक क्रक्स होती है। इसमें आपने पूरे एसे को 1 या 2 सेंटेंसेस में बंद करना होता है, जैसे दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात है। अच्छा, ये चूँकि एसे के इंट्रोडक्शन के एंड पे होती है, ये इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ का पार्ट होती है, यानी सेपरेट ये नहीं लिखी जाती। ये इंट्रोडक्शन के आखिरी सेंटेंस या आखिरी 1 या 2 सेंटेंसेस में आती है। इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ का पार्ट होती है, सेपरेट पैराग्राफ नहीं होती और ये एक किस्म का ब्रिज होती है बिटवीन द इंट्रोडक्शन और एंड योर बॉडी, यानी उसके दरमियान एक किस्म का ब्रिज होती है। इसको फिर कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए क्योंकि इसको जितना ये कम्प्रिहेंसिव होगी उतना ज़्यादा आपको स्कोप प्रोवाइड करेगी कि आप ऐसे राइटिंग के कंटेंट को उतना एक्सपेंड कर सकते हैं। यानी आप थीसिस स्टेटमेंट जो लिखते हैं आप उससे फिर ऐसे में उससे हट नहीं सकते। मसलन थीसिस में अगर आपने ये लिख दिया कि यू विल डिस्कस द कॉजेस एंड रिपरकशंस ऑफ दिस थिंग एनी प्रॉब्लम, तो आपने फिर उन्हीं चीज़ों पे ही रहना होता है, आप उससे हट नहीं सकते। तो लिहाज़ा जितनी ये टॉपिक के हिसाब से जितनी कम्प्रिहेंसिव बनाएँगे, इसमें आपने तमाम एस्पेक्ट्स जो हैं कवर करने ताकि वो आप उसी के ऊपर रहें, वरना फिर आप इसी के पाबंद हो जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको पाबंद कर देती है। तो जो आप जिस चीज़ ने आपको पाबंद करना है, उसको थोड़ा-सा इतना एक अपने लिए स्पेस उसमें आपने खुद ही क्रिएट करनी है। ये एक किस्म का आपके पूरे ऐसे का जैसे कि पहले बात कर चुके हैं कि ब्रीफ होता है, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। इसमें आपने आइडेंटिफ़ाई करना है कि प्रॉब्लम क्या है, ये आइडेंटिफ़ाई करना होता है और आपकी अप्रोच क्या है, यानी 2 चीज़ें इसमें होनी चाहिए किसी न किसी शक्ल में। अच्छा, फिर थीसिस स्टेटमेंट की जो नेचर है, वो आपकी नेचर ऑफ टॉपिक के ऊपर भी डिपेंड करती है कि टॉपिक की नेचर क्या है। टॉपिक की नेचर के हिसाब से भी आपने कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं। मसलन एक टॉपिक है, ये 2009 का गालिबन एसे था, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अब इसमें हमने बात तो फ्यूचर की करनी है, लेकिन इसमें मैंने ये सोचा कि मैं इसकी जो डेमोक्रेसी की हिस्ट्री है, उसको भी लिंक करूँ और उसको मैंने ऐसे लिंक किया कि मैंने सोचा कि चूँकि माज़ी में जो डेमोक्रेसी फ़ेल हुई, मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए,
उनके तमाम कागज़ को भी मैं लिंक करूँगा। तो मैंने सोचा कि उनसे हम लेसन सीख सकते हैं, उनको एनालाइज़ करना हिस्ट्री को ज़रूरी है टू बिल्ड ए ब्राइट फ्यूचर फॉर डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। तो अब मैंने चूँकि कागज़ को भी इसमें ले आना था ताकि हम किसी चीज़ के पास्ट को जाने बगैर हम उसके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते। अगर हम किसी चीज़ के फ्यूचर की प्रेडिक्शन करते हैं तो फ्यूचर फ्यूचर इज़ बिल्ड अपॉन द पास्ट। तो इसलिए हम उसकी हिस्ट्री देखेंगे। लेट्स से एक स्टूडेंट है, तो हम उसके बारे में जब ये प्रेडिक्शन करते हैं कि ये स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लेगा, तो उसके पीछे उसका पास्ट देखते हैं कि इसका पास्ट रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो इसी हिसाब से हम उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं, एनालाइज़ करते हैं। तो इस हिसाब से थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इस तरह हो सकती है कि दिस एसे वुड थ्रो लाइट ऑन द काज़ ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन द पास्ट, taking them as lessons to be learned from history and using these lessons to build a better future of democracy in Pakistan, and then it would explain the better prospects of democracy in Pakistan along with a set of practical recommendations. इसमें मैंने काजेज फिर बेटर प्रॉस्पेक्ट की रीजंस एक्सप्लेन कर सकता हूँ और आखिर में वे फॉरवर्ड भी बताना है हमने कि ये चीज़ें मजीद भी ज़रूरी हैं। तो ये 3 किस्म की मेजर आउटलाइन बनेगी कि वाई इट फेल्ड इन द पास्ट, फिर आ जाएगा कि रीजंस फॉर बेटर प्रॉस्पेक्ट या होप्स क्या हैं फॉर बेटर फ्यूचर, व्हाट आर दी होप्स फॉर बेटर फ्यूचर, व्हाट यू से, इसमें एक आप आएगा कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी आपके ख्याल में क्या है, और फिर उसमें आपने आखिर में अपनी रिकमेंडेशन देनी है फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी। इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं कि इसमें आप फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी खुद ही डिसाइड कर दें, क्लियर कर लिखते हैं कि फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्राइट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, उसमें आप रीजन दे दें और फिर आप उसमें आखिर में और भी वे फॉरवर्ड के लिए रिकमेंडेशन दे दें। तो ये इसके अलावा हम और मुख्तलिफ इसमें एग्जांपल देखते हैं। ये है 2021 का ऐसे टॉपिक था, डू नॉट वेस्ट वाटर इवन इफ यू आर एट ए रनिंग स्ट्रीम। अगर आप पानी के बहते हुए धारे पे भी खड़े हैं तो आपने पानी यूज़ नहीं करना, मीनिंग दियर भाई अगर आपके पास सफिशिएंट वाटर अवेलेबल है इवन देन इसको वेस्ट ना करें। तो इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो ऐसे बन सकती है, दिस ऐसे वुड थ्रो लाइट ऑन द रीजंस एज टू व्हाई वी शुड नॉट वेस्ट वाटर even if we have plenty of water, and further explain the ways through which efficient use of water can be ensured। यानी इसमें हमने वाटर स्कार्सिटी का इशू बताएंगे कि कितना पानी कम है, दुनिया में फ्रेश वाटर कितना कम है। इस पे हमने एक बात भी की थी कि एक बुक का भी हवाला दिया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 14 में, वाटर द एपिक स्ट्रगल फॉर पावर एंड सिविलाइजेशन। तो इस तरह की टॉपिक था और उसमें उसको एक जर्नलिस्ट ने लिखा था उस किताब को, उसमें सारा केस बिल्ड किया गया है कि 2021 की जो जंगें हैं, सॉरी जो 21st सेंचुरी की वार्स हैं, दे वुड बी फाट ओवर वाटर। तो पानी की कमी को आपने यहाँ पे बेस बनाना है, उसका डाटा आपके पास होना चाहिए कि कितना पानी कम है, साउथ एशिया में कितना पानी कम है, ओवरऑल वर्ल्ड में। ये एक फिगर था कि दुनिया के टोटल वाटर का 2.5 यानी 2.5% ही पानी सिर्फ जो है वो फ्रेश वाटर है, और उसमें से भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो लॉक्ड है इन ग्लेशियर्स। तो फिर आगे हमने एक्सप्लेन करना था कि चलें हम पानी को ज़ाया नहीं करते, लेकिन कैसे पानी के एफिशिएंट यूज़ को इंश्योर किया जाए, तो उसमें हमने मुख्तलिफ किस्म की एग्जांपल देनी होती हैं। तो इस तरह का आप यानी आउटलाइन के इर्द गिर्द ये घूमती है बेसिकली। यहाँ से आपने आउटलाइन आपने अपनी आउटलाइन जो देखनी है, आउटलाइन के मुताबिक ही इस थीसिस स्टेटमेंट को लिखना होता है। थीसिस स्टेटमेंट आपकी आपके आउटलाइन के मुताबिक होनी चाहिए। जैसा कि ये प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है, इसमें आप ये लिखेंगे दिस ऐसे वुड थ्रो लाइट ऑन डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एस्टैब्लिश द पॉइंट दैट डिस्पाइट इट्स numerous disadvantages, globalization has brighter side which takes precedence over its darker side। आपने एक स्टांस ले लिया कि जो ग्लोबलाइजेशन की जो ब्राइटर साइड है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, वो ज़्यादा अहम है, ग्लोबलाइजेशन के प्रोज ज़्यादा हैं, कॉन्स कम हैं।
आपने एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू ले लिया एक चीज़ की, आपने ब्राइटर साइड ज़्यादा देखी, उसी को ज़्यादा फोकस किया, लेकिन आपने इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों डिस्कस करने हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, फिर आखिर में आपने उनको वे किया, उनको एक जब मेजर किया तो आपने ये कंक्लूड किया कि इसकी जो ब्राइटर साइड है वो ज़्यादा भारी है, ज़्यादा वेटेज रखती है। तो ये आपने केस बिल्ड किया है इसके ऊपर। तो आपने एक ओपिनियन भी दे दी और आपने टॉपिक के डार्कर साइड भी बता दी है। तो इसमें आपकी आउटलाइन देखें, यही जो थीसिस स्टेटमेंट है ये आपकी आउटलाइन की तरफ भी इशारा कर रही है। तो बेसिकली आपने अपनी आउटलाइन देख के ही आप अपनी आउटलाइन ड्रा करते हैं टॉपिक से, टॉपिक से ड्रा करते हैं आउटलाइन, और आउटलाइन से ही आप एक किस्म का अपने थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं। दूसरी एक टिप ये भी थी कि जो आप टॉपिक के कीवर्ड्स हैं वही यूज़ करते हैं। इसमें आप देखें कि मैंने प्रोज एंड कॉन्स वाले कीवर्ड्स जो हैं उसी को मिलते जुलते वर्ड यहाँ पे यूज़ किए हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आपने वही वर्ड यूज़ किए हैं, कीवर्ड्स जो हैं, जो टॉपिक के कीवर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। अब है प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस। यहाँ से भी मैंने वही कीवर्ड्स उठा के इनको थीसिस स्टेटमेंट बना दी है। दिस essay would throw light on the advantages of promoting tourism in Pakistan along with the challenges confronting the industry and opportunities that can help the promotion of tourism in Pakistan. इसमें हमने जो एडवांटेजेस हैं वो भी बता दिए कि क्या क्या फ़वायद होंगे, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, वो तमाम के तमाम अब थीसिस स्टेटमेंट का हिस्सा बन गए हैं। तो हमने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा वाइड रखा है। इतना इसको आपने फैलाना है कि आपके टॉपिक्स जो रेलेवेंट लिखना चाह रहे हैं वो इसमें कवर कर सकें। अगर इसमें मिसाल के तौर पे आप अपॉर्चुनिटीज़ लिखना भूल जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फिर अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस नहीं कर सकते। तो आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट जो है वो इस तरीके से बनानी है कि वो आपको स्पेस प्रोवाइड करे टू राइट ऑन दीज टॉपिक्स इन ऑन दीज आउटलाइन। ये देखें, do we really need literature in our lives? This essay would fix the significance of literature in our lives in its right place, explaining how it is needed in the lives of the readers as well as writers, and adding some instances where literature has had great impact on our lives. तो इसमें मैंने 3-4 चीज़ें बतानी थी कि ये राइटर को रीडर्स की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, राइटर की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है लिटरेचर की, फिर लिटरेचर के आखिर में मैंने मिसालें दी कि लिटरेचर का इम्पैक्ट क्या रहा ह्यूमन सिविलाइजेशन पे, उसकी मिसालें देनी थी। तो मैंने इस हिसाब से इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट है वो ड्राफ्ट की थी। अब ये एक 2018 का एक ऐसे था, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। This essay would throw light on the checkered history of democracy in Pakistan to analyze the hurdle in the way of democracy to deliver as a system of governance, and then it would state hopes for better prospects of democracy in Pakistan, along with some practical recommendations. अब इसमें क्या चीज़ें हैं, कितना मैंने इसको फैला दिया, टॉपिक से रिलेट की भी कराया। मसलन इसमें यह है कि डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान होप्स एंड हर्डल्स। तो मैं एक बात ये कहता हूँ कि हम उसकी हिस्ट्री देखे बगैर फ्यूचर को नहीं देख सकते। तो हमने थोड़ा-सा इसमें उसकी हिस्ट्री को भी देखना है, हिस्ट्री में जाना है, कैसे-कैसे ये फ़ेल हुई, क्यों ये फ़ेल हुई। फिर इसी कॉन्टेक्स्ट में अ, जो है हम आगे देखेंगे कि ये जिससे पहले फ़ेल हुई है, क्या अब भी ये फ़ेल हो सकती है? प्रेज़ेंट में अभी भी कोई थ्रेट है, कोई हर्डल है? डेमोक्रेसी ने अगर पहले डिलीवर नहीं किया, इसमें हर्डल आई हैं, पहले भी इसमें बहुत ज़्यादा इसमें फेलियर हुआ। क्या अब भी कोई इसमें हर्डल है इन द लाइट ऑफ द हिस्ट्री? फिर हम हर्डल के साथ-साथ फिर हम कहेंगे कि हर्डल्स हैं, तो उनको उनके अंदर फिर ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, वो कौन से होप्स क्या हैं, आखिर में रिकमेंडेशन दे देंगे टू रिमूव द हर्डल्स और टू मेक द होप्स मोर प्रोमिनेंट। तो इसमें 3-4 मेजर आउटलाइन बन जाएंगी कि हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान,
causes of failure of democracy in Pakistan, what are the hurdles confronting democracy, और what are the hopes and what are the recommendations, what is the way forward। तो ये तमाम चारों की चारों मेजर आउटलाइन जो हैं ये इस टॉपिक से आके इसी में शामिल हो जाती हैं, इसी टॉपिक को ही इसको एक्सपेंड करेंगी, इसी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगी। तो आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को अच्छा वो इतना एक फैलाना है कि जितना आपको टॉपिक इजाज़त दे, ऐसा नहीं कि आप अपनी तरफ से उसको फैला दें। आपने थीसिस स्टेटमेंट को जो एक्सपेंड करना है वो टॉपिक की इजाज़त से करना है, यानी टॉपिक अलाउ ही ना कर रहा हो और आप उसको फैलाते जाएँ तो उसका भी ख्याल रखना है। तो रेलेवेंस यहाँ पे भी आपने देखनी है। तो हम इससे पहले बॉडी पैराग्राफ को पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा जो लेक्चर है वो होगा कंक्लूजन के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कंक्लूजन के ऊपर बात करेंगे और इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता ये जो हमारा कंटेंट है ऐसे वो इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 2-3 लेक्चर में ये एंड हो जाएगा। आप पिछले लेक्चर भी ज़रूर सुनें और होपफुली आपको इन लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। अपना ख्याल रखें।